आज की क्लास में हिंदी व्याकरण, भाषा, लिपि और व्याकरण यानी पहला जो चैप्टर है साधु हिंदी व्याकरण का वह शुरू करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी क्लास में है साधु, इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिएगा। पूरे कंसेप्ट के साथ हम बातों को समझेंगे और ऐसे ही करके पूरा हिंदी व्याकरण को पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे। साधु लिपि और व्याकरण बोले तो भाषा क्या होता है भाई, भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। आखिर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण के बारे में हमें जानकारी तो रहनी चाहिए कि आखिर व्याकरण क्या चीज़ है भाई। तो पहले हम सबसे पहले सीखेंगे भाषा क्या होता है। तो सुनिएगा भाई। तो देखिए भाषा का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे कि अपने गांव जवार में चाहे अपने समाज में देखेंगे कि लोग आपस में बात करते हैं। जैसे मुख से जो भगवान द्वारा मुख दिए उससे के द्वारा बात करते हैं। अपने जो दुख है, तकलीफ है, अपनी जो इच्छा है, जो चाहिए, आप दुकानदार से खरीदने जाते हैं तो कोई चीज़ मांगते हैं, भैया ही देता, ठीक है। जो अपना क्या बोलते हैं, ठीक है। तो बोलकर अपना क्या जो मांगे हैं, जो भावना है, जो आपकी आवश्यकता है उसको दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। चाहे कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने बताता है, यानी वही क्या होता है जिस माध्यम से अपना दुख सुख, अपना भाव विचार दूसरों को बताते हैं, चाहे सुनते हैं, महसूस करते, वही क्या कहलाता है, वह माध्यम क्या साधु भाषा है। ठीक है, भाषा समझ में है। मतलब भाषा से हम क्या करते हैं, एक दूसरे में कन्वर्सेशन करते हैं यानी बातचीत करते हैं। तो अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरे के भाव और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझने के साधन को साधु हम भाषा कहा जाता है। इसका पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक नीचे दिया गया है। आगे साधु अर्थात मन के भाव विचार जिज्ञासा प्रकट करें, वही है भाषा। ठीक है साधु, भाषा समझिए जो मन के जो भाव और विचारों को प्रकट कर। नोट है साधु, आप देखेंगे साधु कि अलग अलग देशों में अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मराठी बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, बहुत सारा पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे अंग्रेजी हो गई, चाइनीज होगी, बहुत सारी भाषाएं, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, ये सभी भाषाएं साधु। इन भाषा में लोग क्या करते हैं, अपने मन के भाव विचारों को दूसरों को बताते हैं। ठीक है, इसलिए साधु भाषा का ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। देखिए भाषा साधु की जो भाषा मतलब अधिकतर जो अधिकांश भाषा कौन कौन सी बोली जाती है। तो देखिए चीन का साधु चीनी जो भाषा है, चाइनीज भाषा, वो प्रथम स्थान पर है। अंग्रेजी भाषा साधु द्वितीय स्थान पर और हिंदी तृतीय स्थान पर भाषा है। मतलब विश्व की भाषाओं की जनसंख्या के आधार पर, मतलब जनसंख्या मतलब ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा। अब देखिएगा साधु हम समझेंगे भाषा, भाषा मतलब कितने तरह का होते हैं। ऐसे तो भाषा देखिएगा तो तीन तरह का मुख्यतः देखें, मुख्य तीन तरह से हो सकते हैं। पहला मौखिक, लिखित और दूसरा तीसरा के साधु संकेतित। देखिए मौखिक मतलब आप अपने भाव का जो विचार है साधु उसको बोलकर दूसरों के सामने बताएंगे। जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए तो भैया यही चीज़ दे दो। ठीक है, लिखित मतलब वो तू पेजा पर लिख दे, भैया हमारे को हर चीज़ तू दे दे। जैसे आप दुकानदार के सामने जाते हैं, किराना दुकानदार के पास, तो उस समय आप पुर्जी लिख के दे देना, हमारा हर चीज़ चीनी 1 किलो, आटा 1 किलो, 2 किलो, हर चीज़ मतलब जो जो आवश्यकता है आप सभी को वो लिख के दे देते। तो वो लिखित हो। संकेतित, तो आप संकेत में जैसे बुलाना होगा, जैसे तो हम तो आपको फेस दिखा कर पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर बुलाना होगा तो आप इशारा करते हैं ना, जैसे भाई है आ जाए, ऐसे बात को समझिएगा हमारा। अगर कोई को मारना होगा तो आप थप्पड़ दिखाते हैं, कोई को धमकाना होगा तो आप डरावनी आंख दिखाते, लाल लाल आंख दिखाते हैं। ऐसे आप क्रिया करते हैं जिसके द्वारा वो व्यक्ति समझ जाए कि आप क्या करना चाहते हो। वो संकेती भाषा हो गया। लेकिन मुख्यतः साधु मौखिक और लिखित होता है। ठीक है, मौखिक मतलब आप मुख से बोलकर जानेंगे, और लिखित मतलब लिख कर देंगे। जैसे अपने दुकानदार के पास पुर्जा लिख कर दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा वीडियो पसंद आ रही है तो साथों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौखिक साधु, मौखिक भाषा क्या होता है, तो भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। यह मुख से बोली जाती है और कान से सुनी जाती है। क्योंकि साथ आप जब बोलिएगा मुख से तो कान से आदमी सुनेगा, कि नाक से आदमी सुने, नाक से तो आदमी सुनता है, ठीक है, सुनता है कान से। ठीक है, इससे कथित भाषा भी कहा जाता है। मतलब काहे कहने योग्य, मतलब मुंह से कहा जाता है, कान से सुना जाता है मौखिक में। जैसे वार्तालाप हो गया, संवाद हो गया। ठीक है, वार्तालाप मतलब बातचीत, कन्वर्सेशन। संवाद हो गया भाषण, आप जब नेता मदारी का भाषण सुनिएगा तो उस समय वाद विवाद होगा, मतलब झगड़ा वगैरह
कहानी आपके दादाजी सब सुनाते हैं, चाहे दादी, कोई घटना सुनाना आदि सब भाषा के रूप में हम बोलते हैं। जैसे आप पत्रकार देखते हैं, ये सभी भाषा हो गई। लेकिन जब संतो आप न्यूज पढ़ते हैं तो न्यूज में तो सब बात लिखा रहता है, लेकिन अपने से पढ़कर समझते हैं, ठीक है, तो वो लिखित हो गया। ठीक है, तो लिखित आप समझेंगे तो लिखित में क्या होता है, जब विचारों या भावों को लिखकर प्रकट किया जाता है तो अब उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र हो गया, संतो निबंध हो गया। आप पहले ज़माने में जो हम अपने, मान चलिए आपके घर में कोई त्यौहार है, कोई फंक्शन है, तो आप क्या करेंगे कि लिख के दीजिएगा, भैया हमारे घर है चीज़ है, तू है तरीके तू आ जाइए, तो वो चिट्ठी लेके दे दो। पहले जो होता है आर्मी के जो हमारे गांव के रहने वाले थे, वो आर्मी लिख कर चिट्ठी पहुंचाते हैं कि आपके घर की क्या स्थिति है, आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या सुख है, क्या दुख है, ये सभी थी। कहानी जो होती है, बड़ी बड़ी कहानियाँ, कहानी एक बुक आता है, वही भी लिखित रूप में आता है। घटना वर्णन, कोई भी घटना होती है उसके बारे में बताना लोगों को, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में लोग घटना का वर्णन कर देते हैं पूरा अच्छे तरीके से, तो वो क्या हो गया था भाई हमारा, वो लिखित भाषा हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया भाषा क्या होता है, जो हम बोलकर अपने मन के भाव विचारों को वर्णन करते हैं। ठीक है, भाषा हो गया। भाषा के दो प्रकार का होता है, लिखित तो लिखित, मौखिक। लिखित में साधु हम लिख कर देते हैं, मौखिक में हम मुँह से बोल कर, ठीक है, और कान से सुनते हैं। अब देखिए कुछ हम यहाँ पर और चीज़ समझेंगे। क्या समझे संत, बोली, उपभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है। बोली, उपभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है भाई। तो बोली का मतलब होता है हम लोगों का जो कुछ सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे हमारा जो बिहार है, बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है, कहीं पर मैथिली बोला जाता है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग भाषा पर मगही भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब कुछ क्षेत्र जहाँ है उन क्षेत्रों में एक तरह विशेष तरह की बोली बोली जाती है, ठीक है। बोली बोली जाती है, उसी बोली को क्या कहा जाता है संतु, बोली कहा जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ भोजपुरी बोली है, ठीक है, क्योंकि भोजपुरी हम लोगों का अधिकतर बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों की बोली क्या हुई, भोजपुरी हो गई, ठीक है। और कुछ कुछ दूरी पर जाकर ये संतु बोली बदल जाती है, ठीक है। तो किसी सीमित क्षेत्र में विशेष में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को संतों का कहा जाता है, बोली कहा जाता है। कुछ दूरी के अंतराल के बाद बोली बदल जाती है, कहा भी गया है, ठीक है संतु, कहा भी जाता है कि बोली बदल जाती है। आगे हम देखते हैं संतु उपभाषा। उपभाषा क्या होती है, तो देखिए भाषा का मतलब होता है जो बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, लेकिन उपभाषा का मतलब होता है जो छोटे से क्षेत्र, मतलब बोली की अपेक्षा जो बोली होता है संतु किसी सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, लेकिन बोली से और ज़्यादा क्षेत्र में बोला जाने लगा तो क्या कहलाने लगेगा, उपभाषा कहलाने लगेगा बाबू हमारा, ठीक है। तो उपभाषा, भारत में दो उपभाषा है संतु, एगो अवधी एगो ब्रज, ठीक है। तो उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझिए। अब देखिए राष्ट्रभाषा क्या होता है। देखिए राष्ट्र मतलब होता है संतु देश, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। भाषा मतलब समझ गए हैं, ठीक है, भाषा मतलब समझ गए जो मन के भाव और विचारों, मतलब किसी भी देश में अगर जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, सबसे बोली जाने वाली लोगों के द्वारा जो बोली होती है उसी को क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। जो भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है वह राष्ट्र प्रमुख भाषा होती है, मतलब वह राष्ट्र की सबसे अच्छी, मतलब प्रमुख बोले तो समझिए राष्ट्रभाषा होती है। जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है। आगे देखिएगा, आगे राज्यभाषा का होती है। राजभाषा मतलब समझिए राज्य, जैसे कोई भी राज्य होगा, भारत में बहुत सारे राज्य हैं तो उन राज्यों में अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जो सरकारी कामकाज में यूज की जाती है, उन्हीं भाषा को राजभाषा कहा गया है, ठीक है। तो देखिए किसी भी के राज्य विशेष में जो भाषा राजकीय कामकाज के होती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे बिहार राज्य में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सरकारी कामकाज की भाषा है। मतलब देखिए आप बिहार में कोई भी फॉर्म भरिएगा तो या तो हिंदी में भरिएगा या तो इंग्लिश में या तो उर्दू में, क्योंकि यही बिहार में अधिकतर भाषाएं चलती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे देखते हैं, बात करते हैं। हम लोगों का चैप्टर का क्या नाम था साथियों, तो चैप्टर का नाम था भाषा, लिपि और व्याकरण। तो हमने भाषा का पढ़ लिया, अब लिपि को पढ़ेंगे, फिर व्याकरण को। तो देखिएगा लिपि के बारे में, देखिएगा भाई लिपि। तो लिपि क्या होता है, तो लिपि का मतलब होता है जो भाषा बोल रहे हैं साथियों उसको हम लिखित रूप में भी लिखते हैं, और लिखने का जो तरीका होता है, मान चलिए हम लिख लेंगे राम, राम हम लिखते हैं, मान चलो हम लिखते हैं जय, ठीक है।
तो देखिए जब भी आप पढ़िए तो जय श्री राधे ही पढ़िएगा, जय श्री राधा ही पढ़िएगा। आप जय श्री राम इसको नहीं पढ़ पाइएगा, क्योंकि संतु जो लिखा है वही पढ़िएगा। ठीक है, तो जो हम लिख रहे हैं इस तरीका को ही, इस तरीका को ही क्या कहा जाता है संतु? लिपि कहा जाता है। ठीक, इस तरीका को ही क्या कहा जाता है भाई? हमारा लिपि कहा जाता है। समझ गए? मतलब जो भाषा लिखा जाता है उस भाषा लिखने की तरीका ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। जैसे संतु इंग्लिश को लिखना होगा, जैसे इंग्लिश में लिखना है जय, अगर हम लिखें श्री जय श्री राधे, ठीक है, जय श्री राधा लिखें तो हम इंग्लिश में इसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में हम इसी तरह से लिखेंगे, ना कि हम दूसरा कोई भाषा में लिखेंगे। ठीक है, अगर उर्दू में लिखना है तो उर्दू तो हमें आता नहीं है, तो उर्दू में लिखेंगे तो उससे लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो अलग अलग भाषा होती है उन भाषा में जिस तरीका से हम लिखा जाता है वही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, जैसे हिंदी जो होती है, हिंदी और संस्कृत की लिपि क्या है भाई हमारा? लिपि समझ में आ रहा था? लिपि समझ में मतलब कोई भी देखिए, जब भी हिंदी लिखेगा तो ऊपर हाई वाला रेकरिंग चीज़ दिया जाता है, इसी को समझिए क्या है ये लिखने तरीका। लेकिन संस्कृत सॉरी इंग्लिश में थोड़े ये वाला चिन्ह ऊपर दिया जाता है, कहीं नहीं, इसलिए ये तरीका होता है अलग अलग। और समझिएगा हिंदी और संस्कृत को तो हिंदी और संस्कृत को लिखा जाता है देवनागरी लिपि, देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है। और अंग्रेजी को तो किस लिपि में लिखा जाता है? तो रोमन लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, ये लिपि याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि हिंदी की लिपि क्या होती है, संस्कृत की लिपि क्या होती है, अंग्रेजी की लिपि क्या होती है, तो पूछ लिया जाएगा तो मुंह नहीं बनाए, आंसर बताना है। लिपि समझे कि अक्षरों को लिखित रूप देने के लिए अक्षर चिन्ह मान लिए जाते हैं, इन्हीं माने गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे मान लीजिए क कैसे लिखाएगा, तो कहिए क ऐसे लिखाएगा, ए कैसे लिखाएगा, तो कहिएगा ए ऐसे नहीं लिखेगा। आप कभी सोचें ए ऐसे ही क्या लिखाता है, ए को हम बी की तरह क्यों नहीं लिखते? क्योंकि साथियों ये तरीका बनाया गया, सिस्टम बन गया है, इसी सिस्टम में आपको चलना होगा, ये इसी तरीके से लिखना। मान चलिए आप ए को किसी और तरीका से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से ये तो लगभग कर रहे हैं। मान चलिए ए को आप इस तरह से खाली इतना छोड़ दे रहे हैं, मैं तो इतना छोड़ दे रहे हैं तो कोई व्यक्ति समझेगा कि क्या लिखा है रे भाई? कोई नहीं जानेगा। ठीक है, इसलिए जो तरीका है वो इसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही जो तरीका है उसी को लिपि कहा जाता है। समझ में आ गया इतना समझाने के बाद? जैसे संस्कृत हिंदी की लिपि देवनागरी है, ठीक है, पंजाब की भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी है, और फारसी की लिपि जो उर्दू है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। इन लिपियों को याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। आगे साथियों लिपि का महत्व देखिए, लिपि की महत्व क्यों है साथियों? अब देखिए हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें हिंदू धर्म बहुत सारे ग्रंथ है, बहुत सारे पुराण है। इन पुराणों में साथियों अनेक अनेक प्रकार की भाषाएं लिखी, श्रीमद् भागवत गीता है, ठीक है, जो प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया है। ठीक है, उसको साथियों लिखित रूप में लिखे हैं। आज तक जो कहिए भगवान जो प्रभु श्री राम है वो कितना वर्षों पूर्व ही भागवत गीता का ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन आज भी हम उस गीता को पढ़ते हैं। क्यों? बदौलत लिखित लिपि होने के कारण। लिपि होने के कारण कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, ठीक है, उसको तो लिख पाए, और वह जो लिखित रूप है आज तक चलते चलते यहाँ तक हम लोगों तक पहुँच पाए, किसी कारण? लिपि के कारण की ही। ठीक है, इसलिए लिपि का महत्व बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये केवल सभी धर्मों में है, क्योंकि सभी धर्मों में बहुत बहुत महत्वपूर्ण किताबें हुई हैं। ठीक है, इसी के साथ छपाई क्या हो गया, इस चीज़ों के लिए ही लिपि का महत्व है। यदि लिपि न होती तो ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रख पाना असंभव था। क्यों साथियों? कि मान चलिए हमारा विज्ञान है, बहुत सारा खोज हुआ है, ठीक है, न्यूटन चाचा बहुत सारे खोज किए, आइंस्टाइन बहुत खोज किए, मतलब इन जो बड़े बड़े ये वैज्ञानिक हुए जो खोज किए उनके बारे में आप जानकारी क्यों रख पाए? क्योंकि उन्होंने लिखा है किसी जगह पर, किसी किताब में लिखा है, वो लिखा है तो किसी न किसी लिपि में लिखा होंगे। ठीक है, लिपि के बदौलत ही हम क्या उसको पढ़ पा रहे हैं। अगर मान चले न्यूटन कर देते, ग्रेविटी का नियम दे देते और किसी को पता नहीं करते, वो खाली समझा दूसरा लोग को समझा देते, ठीक है, कि ऐसे ग्रेविटी होता है, तो कुछ लोग क्या करेंगे? क्या वह सब कोई को बता पाएंगे? वो 5-6 लोग नहीं। इसलिए लिखित रूप में लिखना जरूरी है कि यह किसके कारण संभव है? यह लिपि के कारण है। समाज का सारा ज्ञान लिखित और मुद्रित पुस्तकों के रूप में सुरक्षित है, यह लिपि के कारण ही संभव है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने क्या समझ लिया साथियों? यहाँ तक हमने समझ लिया, यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। क्या क्या समझाया साथियों? भाषा क्या होता है, भाषा के प्रकार समझाया, बोली क्या होती है, उपबोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है साथियों, और राजभाषा राष्ट्रभाषा, इतना समझा दिए। फिर लिपि बता दिए, लिपि का महत्व बता दिए,
अब हम कब आपको बताएंगे व्याकरण, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है भाषा लिपि व्याकरण। तो हमने भाषा को समझ लिया, लिपि को समझ लिया, अब व्याकरण को हम समझेंगे। तो देखिएगा व्याकरण क्या होता है। तो देखिए व्याकरण होता है शांति, ध्यान से समझिए। मान चलिए हम कहते हैं जैसे लड़के लड़के जाति है, लड़के जाति है। तो आप कहिएगा अरे भैया तो आप पागल क्या हो गए, ये क्या लिख रहे हैं, लड़के जाति है, लड़के जाते होंगे, लड़के जाते होंगे, जाति नहीं। कहिए आप पकड़ लिए गलती। ठीक है, मान चला अब यहाँ पर लिखे राम 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 खाती है, राम खाती है। ठीक है, तो ये आप पगला गए हैं, मार उड़ के क्या है। तो आप राम खाती है लिखते हैं, राम एक आदमी है तो आदमी के लिए आदमी यानी बोले तो पुरुष है, तो पुरुष के लिए पुरुष वाचक हमें जो होगा खाती यानी खाना का एक क्रिया, क्रिया लगाना पड़ेगा। स्त्री स्त्रीवाचक आप लगा देते हैं, खाती नहीं खाता होगा। ठीक है, इसलिए आप गलती लिख रहे हैं। मतलब देखिए आप पकड़ पा रहे हैं। ठीक, क्यों पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि भाई आप व्याकरण के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं, क्योंकि व्याकरण बताता है साथियों कि हमें क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, व्याकरण शुद्ध शुद्ध हमें लिखना बताता है, शुद्ध शुद्ध पढ़ना बताती है। या लड़के लिखा है तो लड़के पढ़िए, लड़की न तो पढ़िएगा। ठीक है, मतलब व्याकरण पढ़ने को भी बताता है। ठीक है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने के बारे में बताया, उच्चारण बोले तो शुद्ध शुद्ध बोलना। अब देखिए ये राम लिखा है तो राम में पढ़ना है। ठीक है, कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक, उच्चारण को शुद्ध करना है। मतलब इन सभी चीज़ों को जो बारे में बताता है वही क्या कहलाता है, हम लोगों का व्याकरण कहलाता है। समझ में आ गया। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा के नियमों की जानकारी होती है, और इन नियमों को पढ़कर हम शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। जैसे शुद्ध वाक्य क्या होता है, शुद्ध वाक्य मतलब सॉरी यहाँ पर देखिए कुछ अशुद्ध वाक्य लिखा गया है, इन अशुद्ध वाक्यों को यहाँ पर शुद्ध करके लिखा है। जैसे जैसे लड़की नाच रहा है, कई ऐसे पगला गए, लड़की नाच नहीं रहा है, लड़की नाच रही है होगी। ठीक है, मोहन ने रोटी खाया, ये गलती है, रोटी खाई नहीं, रोटी खाया नहीं, रोटी खाई होगा, रोटी खाई होगी। ठीक है, पानी बहती है, गलत बात है, पानी बहती कभी नहीं, पानी बहता होगा हम लोगों का। यानी यह कैसे हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। आप केवल सेंटेंस को पढ़िए और समझिए। ठीक, जब हम आपको आगे के चैप्टर बताएंगे उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिएगा पढ़ेंगे व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला वर्ण विचार, ठीक है, दूसरा का शब्द विचार, तीसरा का वाक्य विचार। देखिए वर्ण विचार में क्या हम लोग पढ़ेंगे, जब हम आपको अगला चैप्टर जो होगा वर्ण विचार का ही होगा। तो वर्ण विचार में वर्णमाला जो होता है, वर्णमाला का भेद पढ़ेंगे। मतलब वर्णमाला क्या होता है, भेद उसके पढ़ेंगे। वर्णमाला कितने प्रकार के, वर्णों के उच्चारण, मतलब जो वर्ण होते हैं उनका उच्चारण कहाँ से होता है, आदि चीज हम पढ़ेंगे साथियों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो दिया गया क ख ग य र ल आज सब इनका हम साथियों पढ़ेंगे बारे में। ठीक है, आप केवल समझिए क्या क्या हमें पढ़ना है आगे। ठीक है, अगला जो चैप्टर होगा वर्ण विचार का होगा होगा ठीक है, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे शब्द विचार पढ़ेंगे। ठीक है, शब्द विचार क्या होता है साथियों, इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, रचना तथा भेदों पर विचार किया जाता है। जैसे कमल कैसे बना, भवन कैसे बना, उपवन कैसे बने, इस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर वाक्य विचार में क्या होता है साथियों, वाक्य विचार में वाक्य पर हम बताएंगे वाक्य कैसे बनता है, वाक्य सही है या गलत है। ठीक है, इसके अंदर वाक्य की बनावट के नियमों को, भेदों को, विभिन्न रूपों का विचार किया जाता है। जैसे फूल सुंदर है, गंगा पवित्र है, नदी है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आगे हम पढ़ेंगे। मतलब अगला जो चैप्टर होगा वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार, इस पर हम पढ़ेंगे। ठीक है शांतु, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और एक रिक्वेस्ट है शांतु, आप सभी जितने हैं मित्र, आप वीडियो को अंत तक देखें तो एक मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।